हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, जल्दी से आ जाइए। आज हम चैप्टर संख्या 2, जिनके लेखक का नाम है आलोक धनवा जी द्वारा रचित एक कविता है जिसका नाम है पतंग। और बहुत अच्छी कविता है प्यारे बच्चों, जिसमें बच्चों की बाल मनो इच्छाओं को पूरा करते हुए एक मनोवैज्ञानिक कविता है। तो जल्दी से आ जाइए। हम लोग इस कविता संबंधित सभी विवरणात्मक क्वेश्चंस के साथ साथ में हम लोग एमसीक्यू हल करने वाले हैं। दोनों साथ साथ करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके हाफ ईयरली के एग्जाम चल रहे हैं और उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हो रहे होंगे। अब आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना। जिन क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं, आप लोग साथ साथ में मेहनत करना है और ईमानदारी से आप लोगों को पढ़ाई करते रहना है। तो प्यारे बच्चों, जो पतंग कविता है, एक बात और ध्यान रखना, यहाँ जो ये अनुस्वार है, यदि आप लोगों से कोई पूछ लिया जाए कि अनुस्वार जो है वह कौन सा वर्ण है, तो आपको ज़्यादा परेशानी उठाने की आवश्यकता ही नहीं है। जिस वर्ण के ऊपर अनुस्वार है, हमें उसके बाद वाला वर्ण देखना है। कौन सा है? ग। और ग किस वर्ग का है प्यारे बच्चों? क वर्ग का है, तो क का अंतिम वर्ण होगा और वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों? अंग। तो इसी प्रकार हम लोग सभी अनुस्वार को हम लोग पहचान सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से चले हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, बच्चे पतंगों के साथ साथ किसके सहारे उड़ रहे हैं? बच्चे पतंगों के साथ साथ, देखो पतंग है बच्चों की बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर चीज है, बहुत अच्छी लगती है बच्चों को पतंग उड़ाना। ये काटा, वो काटा, उसका कट गया, इसका कट गया, ऐसा लोग हम लोग करते हैं ना, बच्चे भी करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, यानी इतनी सी जगह भी होती है ना, टंकी होती है, टंकी रखी होती है छत के ऊपर, जैसे कि मान लो आप जीने के ऊपर लगाते हैं, जैसे जो सीढ़ियाँ होती है उसके ऊपर जीना वो होता है, एक मंडेरी से लगा के उस एक टंकी रख देते हैं पानी की, तो उसके ऊपर चटकी भी डाल लेते हो। इतनी सी जगह चाहिए उसको। और फिर भी बहुत तेज बोलते हैं, मर्दन की तरह आवाज होता है, आवाज चाहती है, कभी इधर कभी उधर, कभी ये गई कभी वो गई। इस प्रकार से बच्चे पतंग उड़ाते हैं। तो बाल सुलभ इच्छाओं का यहाँ वर्णन किया है आलोक धनवा जी ने। तो बताइए, बच्चे पतंगों के सहारे किसके सहारे उड़ रहे हैं? अभी दीवारों के सहारे, फूलों के सहारे, डोर के सहारे या कल्पना के सहारे? तो ध्यान रखना बच्चों, पतंगों के साथ साथ किसके सहारे? कल्पना के सहारे उड़ रहे हैं प्यारे बच्चों, ध्यान रखना। क्योंकि बच्चे कल्पना के अनुसार पतंग की सहायता से या पतंग की तरह पूरे आसमान में उड़ना चाहते हैं। एक पक्षी की तरह भी कह सकते हैं और पतंग की तरह, लेकिन यहां हम बात करेंगे तो पतंग की तरह ही कहेंगे हम लोग, कल्पना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, पतंग कविता में कपास किसकी प्रतीक है? किसका नहीं, किसकी नहीं बेटा, किसका प्रतीक है? ठीक है, कपास का प्रयोग किया गया है पतंग। इसमें कहा गया है जैसे बच्चे जन्म लेते हैं ना, तो कपास का गुण लेकर पैदा होते हैं, वो जन्म लेते हैं। वो कपास कैसी होती है अभी? व्हाइट कलर की होती है ना, बिल्कुल मुलायमदार, पीलो होता है, तकिया होता है, उसमें कपास तो होती है, रुई तो होती है। और कितना होता है, मुलायमदार हो जाता है, सो जाते हैं हम लोग अपना चेहरे पर रख करके सो जाते हैं ना। तो एक मुलायमता का गुण लेकर के वो जन्म लेते हैं प्यारे बच्चे। तो किसका प्रतीक है यहाँ पे? मुलायमता, कोमलता, ये रहा, दे लो भी, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। कर सकते हैं। देखो आप लोगों को कुछ अजीब सा लग रहा होगा कि सर ये क्या है, Y323 कोड यूज मैक्सिमम डिस्काउंट। तो आप लोगों के लिए 12th क्लास में आप लोग 100% मार्क्स प्राप्त करें, तो हम लोगों ने आप लोगों के लिए पेड बैच की शुरुआत कर दी है। तो प्यारे बच्चों, आप जल्दी से आ जाइए, जुड़ जाइए हमारे साथ में। और जैसे ही आप लोग Y323 कोड यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त होगा। चलो नेक्स्ट है, पतंग कविता में चमकीले विशेषण का प्रयोग किसके लिए हुआ है? यानी कि यहाँ पे चमकीले शब्द का प्रयोग किया है, तो यह विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। चमकीला, लाल, नीला, पीला, सीला, टीला, जो भी होता है कलर्स होते हैं जितने भी, तो चमकीला भी एक कलर के रूप में हम लोग कह सकते हैं, जो जिसमें प्रकाश, रोशनी दिखाई देती है, हमें उजाला दिखाई देता है। तो चमकीला शब्द का प्रयोग किसके लिए प्रयुक्त हुआ है भाई, ये बताना है आप लोगों को। पतंगों के लिए, शरद ऋतु के लिए, कठोर दिशाओं के लिए या इशारों के लिए? यानी शरद आ रहा है पुलों को पार करते हुए, मानवीकरण अलंकार। ध्यान रखना, पतंग कविता में पूरी की पूरी कविता में क्या है? मानवीकरण अलंकार है। और मानवीकरण अलंकार क्या होता है? प्राकृतिक जितने भी साधन हैं, प्राकृतिक जितने भी हैं, उनको यदि मानव जैसा जहां कार्य करता हुआ दिखाई दे, मानव जैसा कार्य करते हुए दिखाई देता है, मानव जैसा जहां भी कार्य करते हुए दिखाई देता है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है प्यारे दोस्तों? मानवीकरण। देखो शरद ऋतु कह रहा है, शरद आया है पुलों को पार करते हुए, तेज चमकीली साइकिल चलाते हुए आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। तो कौन आता है साइकिल चलाता हुआ? इंसान आता है, मनुष्य आता है। तो आपको ध्यान में रखना है। तो किसके लिए? और
क्या करता हुआ आ रहा है वो? चमकीले इशारे करते हुए। इशारे किसको कर रहा है प्यारे बच्चों? बच्चों को इशारों कर रहा है, बच्चों के झुंड को। हाँ, झुंड का प्रयोग किया गया है। तो ध्यान रखना, आपसे पूछा भी जा सकता है, शरद जब पुल को पार करते हुए चमकीली साइकिल को चलाते हुए साइकिल को चलाते हुए आ रहा है, तो चमकीले इशारे किसकी तरफ करता है? किसको बुलाने का संकेत कर रहा है वो? तो बच्चों की ओर संकेत कर रहा है, बच्चों को बुलाने का संकेत इशारा कर रहा है। तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर। इशारों की जगह संकेत भी आ सकता है, ध्यान रखना। संकेतों पूरा विशेषण बना दीजिएगा, बहुवचन बना दीजिएगा। बच्चे किनके साथ साथ उड़ रहे हैं? पक्षियों के, पतंगों के, बादलों के या धागे के? किसके साथ उड़ रहे हैं? कल्पना की सहायता से। बताया था ना, बच्चे पतंग के साथ साथ किसकी साथ उड़ रहे हैं? तो कल्पना के सहारे उड़ रहे हैं। तो अब किसके साथ उड़ रहे हैं? तो पतंगों के साथ। पतंगों के साथ कैसे उड़ेंगे? कल्पना के द्वारा, भाव के द्वारा, विचार के द्वारा। बच्चों को छतों के खतरनाक किनारों से किसका भय रहता है? यानी कि जो ये छत है मान लो, ठीक है, ये मंडेर है चारों तरफ की, ठीक है, बन गई ना अच्छी सी? हाँ, थोड़ा सा मान लेना भाई, पूरा नहीं बनाना आ रहा तो ये लो, बन गई। अब यहाँ बच्चा पतंग उड़ा रहा है यहाँ पे, अब यहाँ पे थोड़ा इधर आवाज नीचे गिर जाएगा, ये बच्चा गिर जाएगा ना। तो खतरनाक किनारों से बच्चा पतंग उड़ा रहा है, उड़ा रहा है, उड़ा रहा है, उड़ा रहा है, किनारा आ गया, सोचा हम गिर जाऊंगा, फिर आगे हो रहा है, फिर पीछे आ रहा है, फिर आगे हो रहा है, फिर ये कट रहा वो कट रहा। कभी कभी क्या होता है, ऐसे हो जाता है, फिर पतंग के सहारे से, धागे के सहारे से बच जाते हैं। तो किसका डर रहता है प्यारे बच्चों? तो गिरने का डर रहता है, ध्यान रखना। किसके सहारे? गिरने का डर रहता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आ रहा है समझ में? वेरी गुड। बच्चों के रोमांचित शरीर का संगीत क्या करता है? बच्चों के रोमांचित शरीर का संगीत क्या करता है? इन रोमांचित शरीर है, संगीत है, तो क्या करता है भी? गिरने से बचाता है, नचाता है, सबको बुलाता है, मनोरंजन होता है। तो बताइए, बच्चों का जो रोमांचित शरीर है वो क्या करता है? बताइए जल्दी से मुझे, क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से बताइए सभी मिलकर के। हम्म, तो क्या होगा? यानी बच्चों का रोमांचित शरीर है वो किससे बचाता है? गिरने से बचाता है। उनको पता नहीं होता छत का किनारा आ चुका है, हम गिर जाएंगे, धागे के सहारे रोमांच हो रहा है, फूले नहीं समा रहे, मेरा पतंग उड़ रहा है, वो मेरा ऊपर उड़ रहा है, उसका काट दिया, इसका काट दिया, ऐसा करता है ना, तो रोमांच जो शरीर होता है वह गिरने से बच्चों को बचा देता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां बच्चों को क्या करती हैं? पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां बच्चों को क्या करती हैं? पुकारती हैं, आनंद देती हैं, गिरा देती हैं, गिरने से थाम लेती हैं। ऊंचाइयों पे पतंग उड़ रहा है, बहुत ऊंचाई से उड़ रहा है, अब डर भी लग रहा है। ऊंचाई पर से हम उड़ा रहे हैं, हमारी पतंग उड़े तो हमें डर भी लग रहा है कि पतंग ऊंची है तो मैं भी ऊंची छत पे हूँ, कहीं मैं गिर ना जाऊं। तो ऊंचाइयां क्या कर देते हैं? गिरने से थाम लेती हैं। सॉरी, हाँ, गिरने से थाम लेती हैं। पूरा लिख लेना, गिरने से थाम लेती हैं। शरद कैसी साइकिल चलाते हुए आया है? यानी शरद ऋतु है, उसे जो ऋतु है उसे साइकिल चलाते हुए आ रहा है वो। तो कैसी साइकिल चलाते हुए आ रहा है? लाल, सफेद, काली या चमकीली? तो बताया था ना, चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, चमकीले इशारे करते हुए, बच्चों के झुंड को अपनी तरफ बुलाते हुए, इस प्रकार से। तो क्या है? डी ऑप्शन इज राइट आंसर। आकाश को मुलायम बनाने से क्या आशय है? यानी कहता है ना कि शरद ऋतु आ गया है, आकाश को मुलायम करते हुए, आकाश साफ रहेगा, स्वच्छ रहेगा, तो पतंग ऊपर उड़ेगी, हवा चलती रहेगी ठंडी ठंडी। तो वही बात है यहाँ, आकाश का मुलायम का मतलब क्या है? स्वच्छ और सहज बनाना, यानी निर्मल बनाना। सहज बैठा दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी जगह निर्मल भी आ सकता है, ये भी ध्यान रखना है। निर्मल और स्वच्छ बनाना। उन बच्चों का वेग किसकी तरह लचीला है? यानी कि जो बच्चे पतंग, उन बच्चों को ना
उन का मतलब क्या हो गया? पतंग, पतंग उड़ाने वाले बच्चों का वेग, ध्यान रखना। उनका यहाँ उन किसके लिए आया? पतंग उड़ाने वाले बच्चों के लिए आया। तो किसकी तरह वेग होता है? रबड़ की तरह, लचीला, फूल, डाल या घास, किसकी तरह होता है? तो बच्चों का जो शरीर होता है ना, फूलों का तो वेग क्या लचीला होता है, डाल होती है लचीली, जिस प्रकार से ऐसे 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 ना, कहीं पर भी छोड़ दो तो फिर ऐसे 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 हिलती रहेगी, हिलती है ना। तो डाल की तरह उनका वेग क्या होता है? लचीला होता है। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, से आशय, यानी पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। अब पूछा जाएगा वे किसके लिए आए? तो बच्चों के लिए आए, ये भी ध्यान रखना है। तो आकाश छू लेने का एहसास होना, पतंग उड़ाने का पतंग उड़ाने पर प्रसन्न होना, स्वप्न देखना, उड़ान बढ़ना। सॉरी। तो बताइए, तो पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं से क्या आशय है? तो आकाश को छू लेने का एहसास होना। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है बेटा, देखो मेरे साथ साथ यदि आप लोग अभ्यास करोगे, फिर घर पर बैठ कर के अभ्यास करोगे, तो प्यारे बच्चों 100 में 100 नंबर अब की बार हम ले लेंगे, ध्यान रखना, रिकॉर्ड तोड़ देंगे। अब देखो विवरणात्मक क्वेश्चन। सबसे तेज बौछारें गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया उसका वर्णन कीजिए। यानी कि सब तेज बौछारें, यानी बारिश का महीना जा चुका है, भादो महीना भी जा चुका है। भादो यानी कौन सा महीना? भाद्रपद, यानी कि भाद्रपद। जैसे भारतीय महीने के 12 महीने होते हैं ना, जनवरी फरवरी भारतीय महीने नहीं है। हमारे भारतीय महीने कौन से हैं? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मासी, पौष, माघ, फाल्गुन। तो भादवा महीना है वो जा चुका है, भादवा यानी भाद्रपद महीना जा चुका है। बारिश का बहुत तेज मौसम भी जा चुका है। तो जो प्रकृति में परिवर्तन क्या हो रहा है? कौन कौन से परिवर्तन है? तो निम्नलिखित परिवर्तन देखो कौन सा? सुबह का सूरज खरगोश की आंखों जैसा लाल लाल दिखाई दे रहा है। शरद ऋतु के आगमन से आकाश सुनहला अर्थात मुलायम हो जाता है। वातावरण साफ हो जाता है अर्थात पतंग उड़ाने का मौसम हो जाता है। धूप चमकीली हो जाती है। रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही हैं अर्थात इस मौसम बच्चों की किलकारियों जैसी तितलियां उड़ने लगी हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हम लोग, यदि हम लोग डायरेक्ट हम लोग बात करें तो कह सकते हैं, सीधी सीधी बात है, आकाश स्वच्छ साफ हो जाता है, यानी पतंग उड़ाने वाला मौसम हो जाता है। यह मौसम तितलियों का है तो तितलियां उड़ रही हैं, कि बच्चों की किलकारियां और ये सब तरह मृदंग बज रहे हैं। और हम लोग ये भी कह सकते हैं कि यहाँ सूरज को खरगोश की आंखों जैसा लाल लाल बताया गया है। सोचकर बताइए कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया है? देखो कवि ने कहा है पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज होती है इस दुनिया की, सबसे पतला कागज बताया गया है, सबसे पतली कमानी बताई, जो मांस की कमानी होती है इस प्रकार जैसे पतंग होता है, आप लोगों ने देखा हो तो ऐसे ऐसे होता है ना। ठीक है, ऐसे एक कमानी ये हो गई, एक ये हो गई है, और एक और ऐसे होता है क्या? मुझे थोड़ा, हाँ ऐसे ये सही है। ठीक है, तो एक कमानी ये, एक कमानी ये, तो दो हो गई ना। तो इसी में डसना डालते हैं ना हम लोग इस प्रकार से, यहाँ पे एक, यहाँ पर ये डोरी, उन दोनों को बांध करके ये डोरी आ जाती है ऐसे। तो कहने का तात्पर्य क्या है प्यारे बच्चों, विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया है? तो देखो कवि के अनुसार ये सभी विशेषताएं जो उन्होंने पतंग के लिए बताई है, वे सभी विशेषताएं बालकों में भी होती हैं, बालकों जैसी ही होती हैं। इससे कवि पाठकों का ध्यान आकर्षित करना चाहता है। वह इसके माध्यम से पतंग की विशेषता तथा बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का चित्रण करना चाहता है। बच्चे भी मुलायम और हल्के होते हैं, उनकी कल्पनाएं रंग बिरंगी होती हैं, वे अत्यंत कोमल व निश्चल मन के होते हैं। इसी तरह पतंगें भी रंग बिरंगी हल्की होती हैं, वे आकाश में बहुत ऊपर तक उड़ती हैं। बालक का मन भी उस पतंग के साथ उड़ना चाहता है, इसलिए उन्होंने इन चीज़ों का प्रयोग किया है। जिस प्रकार से पतंग उड़ती है, बालक का मन भी कर रहा है कि मैं भी इस पूरे आसमान को पतंग की तरह छूने की कोशिश करता है, वह इसमें उड़ने का मन भी चाहता है उसका। और उसे ऐसा लगता है कि जिस पर पतंग उड़ने से हमारी किलकारी आवाज़ हो रही, तो उनके पैरों से मर्दंग की तरह बजते हुए भी आवाज़ सुनाई उन्हें दे रही है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, जिस प्रकार पतंग वैसे ही इनको बताया गया बच्चों को। बिंब स्पष्ट करना है। बिंब यानी कि चित्र, यानी कहने चित्र क्या होता है समझो। जो भी लाइन हम पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में कौन सा चित्र बनेगा?
श्रव्य बनेगा, दृश्य बनेगा, श्रव्य दृश्य बनेगा। 3 चित्रों के माध्यम से बात करेंगे हम लोग। क्या श्रव्य माध्यम यानी क्या होता है, केवल ऐसी लाइन पढ़ते ही हम केवल ऐसे बात करेंगे सुनने का बोध हो रहा है, बस सुनते ही हमें ऐसा लाइन पढ़ते ऐसे लगे हाँ केवल हम सुन सकते हैं, सुनने का बोध हो रहा है। दृश्य होता है कि हाँ, दृश्य क्या होता है, देखने का बोध हो रहा है, हाँ हमारे सामने कोई भी चित्र प्रस्तुत हो गया। और एक होता है श्रव्य दृश्य, यानी ये क्या होता है प्यारे बच्चों, ये होता है कि सुनने के साथ साथ हमें चित्र भी दिखाई दे। देखो, सबसे तेज बौछारे गई भादो गया, गतिशील बिंब, भादो गया गतिशील बिंब हो रहा है ना, सुनने का। सवेरा हुआ, चित्र छा गया हमारे सामने। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा दिखाई दे रहा है ना, जैसे हमें दिखाई दे रहा है, वाह सुबह सुबह वातावरण, सुबह लालिमा, सूर्योदय उदय होने से पहले क्या क्या हमें दिखाई देता है, ये सब हमें यहाँ पता चल रहा है। देखो, सबसे तेज बौछार गई, गतिशील दृश्य बिंब, सवेरा हुआ, स्थिर दृश्य बिंब, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, स्थिर दृश्य बिंब, शरद आया पुलों को पार करते हुए, गतिशील दृश्य बिंब, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, गतिशील दृश्य बिंब, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, श्रव्य बिंब, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, गतिशील दृश्य बिंब, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, स्पर्श दृश्य बिंब, पतंग ऊपर उठ सके, गतिशील दृश्य बिंब। यानी कि हमें कहने का तात्पर्य क्या है, बिंब क्या होता है, बिंब का अर्थ होता है चित्र, इमेज, और इमेज को हिंदी में क्या कहा जाए, चित्र। यानी कौन कौन चित्र हमारे सामने लाइन को पढ़ते ही सॉरी बेटा, यानी कि लाइन को पढ़ते ही हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं, ऐसे हम दृश्यों के बारे में हमें बात करनी है। नेक्स्ट, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचे थे कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। कपास क्या होते हैं, मुलायम होती है, कोमल होती है, बच्चे भी कोमल होते हैं, स्वच्छता का गुण लेके प्रतीक होते हैं। कपास और बच्चों के मध्य बहुत ही गहरा संबंध है। जैसे कपास हल्की, मुलायम, चोट सहने में सक्षम होती है, क्योंकि कपास को कूटते हैं लकड़ियों से या मशीन में डालते हैं तो फिर ही तो रुई निकलती है। उसी तरह बच्चे भी कोमल और मुलायम होते हैं, क्योंकि वो छत से गिर भी जाते हैं फिर भी उनको लगती नहीं है, क्योंकि भगवान उनका सहारा होता है। और चोट सहने की क्षमता भी रखते हैं। यानी डंडा, पहले आपको पता है कितना तेज डंडा मास्टर मानता था, फिर भी हमें ऐसे करके उनको सही कर लेते थे, करते थे ना बच्चे। कोई तो कुछ भी करते, मतलब हाथ ले करके दोनों पैरों की मतलब ऐसे करके दबा लेते थे, कुछ ऐसे करते, कुछ ऐसे, मतलब बहुत सारा तरीका होता है। कपास की प्रकृति निर्मल और निश्चल होती है, तो बच्चे भी स्वच्छ निश्चल स्वभाव के होते हैं। यहाँ कवि के अनुसार कपास बच्चों की कोमल भावनाओं व उनकी मासूमियत का क्या है, प्रतीक है। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से क्या संबंध बनता है। यानी कि पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि पतंग जब उड़ती है तो बच्चों को लगता है कि मैं भी इस पतंग के साथ साथ उड़ रहा हूँ। उनका गहरा संबंध होता है, गहरा मित्रता का संबंध, ऐसा लगा होता है कि पतंग के साथ साथ ऐसा लगता है बच्चों को कि मैं उड़ रहा हूँ, पतंग नहीं उड़ रही है मेरी। कवि के अनुसार पतंग बच्चों के कोमल भावनाओं के प्रतीक हैं। जब पतंग उड़ती है तो बच्चों का मन भी उड़ता है, क्योंकि पतंग उड़ाते समय बच्चे बहुत ही खुश होते हैं। उस समय उन्हें कोई खतरनाक किनारे दिखाई नहीं देते, वे भी पतंग के साथ साथ उड़ना चाहते हैं, वे भी आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहता है। इस समय वे रास्ते की कठिनाइयों की परवाह भी नहीं करते। इस प्रकार लगता है कि पतंग के साथ साथ वे भी क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा कक्षा 12 का आरो भाग 2 का चैप्टर संख्या 2 था। क्वेश्चन आंसर विद हम लोगों ने एमसीक्यू कर लिए हैं। आपकी क्लास आपको पता है 3 बजे ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को होते हैं। आज सैटरडे तो हो गई है, ठीक है, तो ध्यान रखना। अब प्यारे बच्चों देखो, जो कोड था ना, आपको अंग्रेजी सीखना है, अंग्रेजी किस प्रकार बोलते हैं, फर्राटेदार, तो आपको Y323 याद रखना। Y323 कोड यूज करके आप लोग इंग्लिश कोर्स आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, अंग्रेजी बोलना सीख सकते हो। यदि आप कक्षा 11 में हो, सक्षम बैच में जुड़ना चाहते हो, साइंस के हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, तो भी आपको Y323 कोड यूज करके प्रयोग से लेना है, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आपको PDF चाहिए, अब आपको PIQ चाहिए, आपको सैंपल पेपर चाहिए,
आपको करंट अफेयर, डेली क्विज, सब कुछ चाहिए, मान लो फ्री में सब कुछ चाहिए ना प्यारे बच्चों, तो अड्डा24 से ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अब आप कहाँ पढ़ रहे हो? अड्डा24 से क्लास 9, 11th एंड 12th यूट्यूब चैनल पढ़ रहे हो। तो सेशन अच्छा लगता है तो लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब, जिन बच्चों ने नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करना है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आज का सेशन अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन आंसर आपको सब समझ में आ गए होंगे। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।